लेकिन एक और दुरुस्ती होने वाली है। मैंने एक दफ़ा शुरू में बताया था कि हनेमन ने होम्योपैथिक जब ईजाद, ये उसी साल ईजाद किए जिस साल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। मुझे मिर्ज़ा निसार अहमद साहब जो हज़रत मिर्ज़ा अब्दुल हक साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने लिखा है कि इसमें कोई गलतफहमी हो गई है। अगरचे उस ज़माने में वो जिंदा तो था, लेकिन ईजाद इससे पहले कर चुका था। फिर मैंने चेक किया कि मुझे क्यों 1835 याद आया, तो दोबारा पढ़ना पड़ा, तो पता चला कि हनेमन ने 1835 में फ्रांस मुंतकिल होकर पहली दफ़ा फ्रांस में प्रैक्टिस शुरू की थी। तो दिस वाज द लैंडमार्क। वो जहन पे नक्श था, मसीह अलैहिस्सलाम के विलादत के हवाले से था कि कोई वाक़या ऐसा गुजरा जो वही लैंडमार्क है। तो वो मैंने उसी वजह से कह दिया कि 1835 में उसने गोया ईजाद की थी। ईजाद नहीं की थी, पहले से थी, मुख्तलिफ ममालिक में, जर्मनी में भी करता रहा। पहले इसको हुक्मन बंद भी करवाया गया है क्योंकि बड़ा सख्त इसके खिलाफ शोर उठा था। लेकिन जो मुझे अमूमी तौर पर याद था वो ये गालिबन मैंने बताया था, ये दुरुस्त है कि 60 साल की उम्र में इसने होम्योपैथिक का आगाज़ किया है और 90 साल की उम्र में वफात हुई है। तो 30 साल की उम्र तक होम्योपैथी की है। इसमें भी अगर कोई मामूली फ़र्क हो तो कोई हर्ज नहीं। बहरहाल अमूमी तौर पर याद रखना चाहिए कि काफ़ी बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद, लंबे एलोपैथिक तजर्बे से मायूसी के बाद इसको होम्योपैथिक का ख्याल आया। और उसके साथ हाँ, एक और बात, दोबारा जब इसको पढ़ा था उसमें ये बात भी मालूम हुई कि होम्योपैथिक का ख्याल इसको बरह रास्त खुद नहीं आया था। इससे पहले इस मामले में कुछ लोगों ने, अतिब्बा ने इशारे किए हुए थे। तो उस मुतालिया से इसके जहन में आया कि इसको बाकायदा एक निज़ाम के तौर पर गौर करना चाहिए। और प्रूविंग सबसे पहले दुनिया में इसी ने शुरू कराई है और इसको बाकायदा मुरतब किया गया है। प्रूविंग का पता क्या होती है? क्या? वही जहर दिया जाए, जिससे अगर दवा दी जाए, जहर दिया जाए और उससे जो अलामात पैदा होती हैं, हाँ, वो फिर उसी जहर की डाइल्यूशन में उसकी नहीं, जहर देकर तो प्रूव ही नहीं की जाती। मतलब वो अगर कोई दवाई से जो अलामात पैदा होती हैं, किसी चीज़ से जो अलामात पैदा होती हैं, वो हाँ, नहीं, कुछ करीब करीब आ गए, मगर वो असल वहां पहुंचे नहीं असल बात तक। क्या मिकदार में बार बार देके तो देखा जाए कि उसके क्या असरात हैं। होम्योपैथिक डोज में जी, ना कि जहर की असली हालत में रिपीट डोजेज दी जाएं तो वो बजाय होम्योपैथिक असर दिखाने के एलोपैथिक असर दिखा देती है। इसलिए ओवर मच डोजिंग होम्योपैथी की भी ठीक नहीं है। लेकिन एक फ़र्क है कि अगर जहर दिया जाए तो वो मोहलिक साबित होता है अमूमन, अगर बेहतियाती हो जाए। प्रूविंग मोहलिक साबित नहीं होती, बल्कि वक्ती रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर जिस्म दोबारा अपोजिट रिएक्शन दिखाकर उसको काबू कर लेता है। इसलिए प्रूविंग से कोई आदमी मरता नहीं देखा गया, बल्कि प्रूविंग से इलामतें ज़्यादा तफसील से सामने आती हैं। हनेमन ने बहुत कुर्बानी दी है इस सिलसिले में, बहुत दवाओं की खुद प्रूविंग की और उसके शागिर्दों ने भी उस ज़माने में बहुत कुर्बानियाँ दी और प्रूविंग की है। एक दफ़ा मैंने वक्फ़े जदीद में प्रूविंग शुरू कराई थी और उस पर तजर्बा किया था। मसलन आम की कोई मुझे पोटेंसी कहीं नज़र नहीं आई और आम मैंने देखा था, अगर ये चूसने वाले आम खुसूसियत से कुछ ज़्यादा खा लिए जाए और काम से खाए ही जाते हैं ज़्यादा, अगर मिल जाए तो इजाबत नरम हो जाती है और असहाल नहीं लगते, लेकिन नुमाया तौर पर पेस्टी और नरम इजाबत हो जाती है। तो उससे मुझे ख्याल आया कि बगैर किसी को बताए ये क्या चीज़ है, होम्योपैथिक पोटेंसी बनाकर आम की इसकी प्रूविंग करके देखूं। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई प्रूविंग में कोई जान है कि नहीं। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि कई मौलमीन जिन्होंने खुद अपने आप को पेश किया था, उन्होंने ये बात बताई कि इसके बाद हमारी इजाबत नरम हो गई।
तो हालांकि उनके तस्वुर में भी नहीं था कि किस चीज़ की प्रूविंग कर रहे हैं। तो इसलिए प्रूविंग को भी अब रिवाज देना चाहिए जमात में, मगर उसके लिए बहुत ही तासुब से पाक दिमाग चाहिए और कई एहतियातों के साथ प्रूविंग हुआ करती है। हर आदमी प्रूविंग नहीं कर सकता, इसके लिए हसास ज़हीन आदमी चाहिए जो पहले अपने ऊपर प्रूविंग करें, फिर डल आदमियों पर भी वो प्रूविंग करें। और इस तरह इंटेलिजेंट हसास आदमी अपने अलावा अपने गिर्द प्रूविंग करके ये मालूम करें कि डल आदमियों पर कैसा असर दिखाती है दवा, गुस्सीले आदमियों पर कैसा दिखाती है, नरम मिजाजों पर कैसा दिखाती है, गर्म मिजाजों पर और ठंडे मिजाजों पर। तो इस नुक्ते निगाह से बेदार मगजी के साथ प्रूविंग हो तो हमारे होम्योपैथिक में बहुत इजाफा हो जाएगा। और खुसूसियत से बाज़ मर्ज़ें जो लाइलाज समझी जाती हैं उनमें प्रूविंग की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक बाज़ अमराज ऐसी हैं कि जिसको प्रोग्रेस, नाम उसका पता नहीं, लेकिन प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी कहा जा सकता है, यानी मुसलसल बढ़ने वाली आसाब की कमज़ोरी, उनकी जान ख़त्म होती जाती है। ऐसे बच्चे अमूमन बुलूगत तक पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, या अगर ज़िंदा रहें तो बहुत ही बदहाल में बेचारे ज़िंदा रहते हैं। बाज़ लोगों में ये सिंड्रोम पाया जाता है, उनके अंदर खुलियों में कोई ऐसा नक्स पैदा हो जाता है कि पैदाइशी तौर पर बच्चे ये मरज़ लेके आते हैं, यानी मरूसी मरज़ होती है, और पैदा होने के बाद ठीक ठाक नज़र आते हैं देखने में, लेकिन उम्र के साथ साथ फिर ये मरज़ बढ़ता है। बाज़ लोगों में दिमागी तौर पर यह बात पाई जाती है कि बच्चे बड़े ज़हीन, यूं यूं उम्र बड़े पागल होते जाते हैं, और ये भी बात खानदानों में बात पाई जाती है, उम्र के साथ साथ बेवकूफ़, बजाय इसके अगल वाले हों बेवकूफ़ होते जाते हैं, और शुरू में बेहद होशियार, तरार, तेज़। तो ये भी बातें हैं जो प्रूविंग के वक्त पेश नज़र रखनी पड़ती हैं। हर किस्म के दायरे को वसी करके, हर पहलू से नज़र रखकर बारीक बीनी से मुतालिया किया जाए। अब ऐसे शख्स, ऐसे मरीज़ के मुतालिक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मुझे ख्याल आया कि जो एलोपैथिक दवाएं ऐसा मर्ज पैदा करती हैं उनसे या इस्तेफादा करने की कोशिश की जाए। उसमें एक दवा है वेंटलिन, जो इसके दमे के मरीजों के लिए स्पेज़म दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा लिटरेचर का मुताला किया था, उसमें लिखा हुआ था कि अगर इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और बेहतियाती से इस्तेमाल किया जाए तो दिमाग का वो हिस्सा जो मस्कुलर टोन को कायम रखता है वो मुतासर हो जाता है, और ऐसा मरीज़ रफ्ता रफ्ता उसकी टांगों में से जान निकलनी शुरू हो जाएगी, फिर ऊपर के धड़ से भी, और कांपने भी लग जाएगा। हालांकि ये कोरिया नहीं है, जो लबाशा है ये वो नहीं है, ये मरकज़ी दिमागी हिस्से की कमज़ोरी की वजह से होता है। तो उस पर मैंने यहाँ शीरी बेगम से कह के दवाई तैयार कराई। हमारे पास अभी पोटेंटाइजर नहीं मिला, उन्होंने और उनके मियाँ वो आए नहीं हुए, आज दोनों गायब हैं, भट्टी साहब, उन बेचारों ने मेहनत की बारी बारी उसको बनाकर, तो 30, 200 और 200 तक आए। हाँ, अब वो 1000 बना के भेजेंगे, फिर 10,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख। तो बाद हमारे अहमदी बच्चे ऐसे हैं, उन पर मैंने तजर्बा शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे मरीज, ऐसी दवा की प्रूविंग बहुत ख़तरनाक लगती है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि प्रूविंग में बाज़ दफ़ा आदमी अगर ये रिस्क ले कि मेरे हाथ पाँव से जान निकल जाए तो ये बड़ी सख्त है। प्रूविंग का एक और सिस्टम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है क्लिनिकल प्रूविंग। और वो ये तरीक़ है कि एक जहर के मुतालिक मालूम हो, तहकीक शुदा बात हो कि वो बाज़ गहरे असरात रखता है बाज़ दिमाग के हिस्सों पर या दूसरी जगहों पर, तो उसको होम्योपैथिक पोटेंसी में ऐसे मरीजों पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसको प्रूविंग, मेरे नज़दीक क्लिनिकल प्रूविंग तब कहा जाएगा
अगर ऐसे मरीजों के तमाम कवायफ और उनकी ज़हनी हालत अच्छी तरह नोट की जाए और उनके वालिदैन के मुतालिक भी अगर मालूमात हासिल की जाएं तो इससे हमें फ़ायदा पहुंचेगा। फिर वसी पैमाने पर जो तजर्बे सामने आएंगे उनको हम पढ़कर तो क्रिटिकल एनालिसिस कर सकेंगे, एक तजिया कर सकेंगे कि कौन सी चीज़ हकीकी है, कौन सी फर्जी है। प्रूविंग में फर्जी बातें भी बहुत सी आ जाती हैं। मसलन मैंगो की प्रूविंग में ये चीज़ मेरे सामने आई कि बहुत से जो जवाबात थे उनमें कुछ कदरें मुश्तरक थीं, जिसके मुताबिक मैं यकीन से कह सकता था कि ये प्रूविंग है। कुछ रोज़मर्रा के पैदा होने वाले हालात थे, ग़िज़ा में ऊंच नीच हो जाए, कुछ और ऐसी बात हो, तो वो चीज़ें पैदा होती रहती हैं। इसलिए प्रूविंग के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा वसी पैमाने पर तजर्बा हो। 2-3 आदमियों की प्रूविंग को प्रूविंग नहीं कहना चाहिए, वसी पैमाने पे हो, हर किस्म के मिजाज उसमें शामिल हो जाएं और फिर उन आदाद शुमार को की तारीफ़ की जाए इकट्ठा करके। तो यहाँ अगर भेजा जाए हमें तो इंशाल्लाह मुतालिया के बाद फिर हमें मौका मिल जाएगा, उसको लेक्चर में ही इंदराज करा देंगे उन हक़ाइक़ का, और रिकॉर्ड हो जाएगा कि एक और नई दवाई अल्लाह के फजल से निकल आई है जो इन चीज़ों में मुफीद हो सकती है। समझ गए हैं? अब चलते हैं फिर एपिस की तरफ।